Hello students, how are you? I hope you all are fine. Okay, as you all know, in last lecture we discussed Newton's first law of motion, okay? And we did some basic applications, like we discussed what are the basic applications of Newton's first law of motion. And also we discussed about momentum. ठीक है, हमने momentum के बारे में भी देखा था. So in today's lecture we will discuss Newton's second law of motion. Why we discuss momentum there? Because it will be used here in this law. ठीक है, so that's why we have already discussed momentum. Now let us see what does this law says. According to this law, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which force act. ये लॉ क्या कहता है? जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? फोर्स के. रेट मीन्स इट विल बी विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तो आप क्या लिखेंगे? चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम. तो चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम विल बिकम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. ठीक है. चेंज इन मोमेंटम इज व्हाट? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन. तो फाइनल वेलोसिटी इज v, तो फाइनल मोमेंटम विल बी m इंटू वी. इफ इनिशियल वेलोसिटी इज u, तो इनिशियल मोमेंटम विल बी m इंटू यू, मास इंटू वेलोसिटी. टाइम टेकन इज t, so this will give you v minus u upon t. Now we know that v minus u upon 2 is a. This is what? Change in velocity upon time, and change in velocity upon time is acceleration. So this will give you mass into acceleration. If we remove proportionality sign, then we have to put a constant. So let us take constant as k. तो इस constant k की जो SI यूनिट्स में जो वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है? 1. सो इन प्लेस ऑफ k we can write 1. सो जो आपका F आ जाता है वो आता है m इंटू ए. तो फोर्स इक्वल टू m इज मास एंड a इज एक्सलेशन. सो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन रिलेट्स force, mass and acceleration. It gives force equal to mass into acceleration. It's an important result from numerical point of view also. ठीक है. Now अब देखिए अब आपका क्या आया था? फोर्स इक्वल टू कितना आया था? मास इंटू एक्सीलरेशन. तो या फिर हम एक्सीलरेशन इक्वल टू कह सकते हैं फोर्स अपॉन मास. अब आप देखिए, जो एक्सीलरेशन है ना, वो तो फोर्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और मास के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. एक्सीलरेशन जो है फोर्स के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, और मास के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर हम मास को डबल कर दें और तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? हाफ. और अगर मास को हाफ कर दें तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? डबल. ऐसा क्यों रहा है? क्योंकि ये प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और हमें फोर्स को क्या रखना है? कांस्टेंट मान के चल रहा है. ठीक है. अब फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है ना, वो क्या होती है? न्यूटन. ठीक है. एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. तो न्यूटन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 1 न्यूटन को 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच व्हेन एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ 1 kg प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन इट. मतलब 1 न्यूटन वो फोर्स है जो किसी 1 kg मास पर लगता है ना, तो उस पर कितना एक्सीलरेशन आ जाता है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन. अगर फोर्स 1 न्यूटन है तो मास 1 kg होगा और एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन. ठीक है. क्लियर. अच्छा, अब बात आती है न्यूटन के सेकंड लॉ की एप्लीकेशंस. तो पहले हम इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं वन बाय वन. तो इसकी पहली एप्लीकेशन है कैचिंग अ क्रिकेट बॉल. आप देखें, जब भी आप क्रिकेट बॉल कैच करते हैं तो हमेशा जैसे ज़्यादा हाइट पर जाती है, या कभी भी आप क्रिकेट बॉल को कैच करते हैं तो आप अपने हाथ को पीछे ले जाते हैं. ठीक है. तो आपको पता नहीं होता है आप एक्चुअली न्यूटन्स का सेकंड लॉ फॉलो कर रहे होते हैं. ठीक है. तो बेसिकली हो क्या रहा है? जब भी आप क्रिकेट की बॉल को कैच कर रहे हैं, तो अगर आप डायरेक्टली उसे बिना अगर हाथ को पीछे ले जाए कैच करेंगे ना, तो बॉल का जो इनिशियल कुछ मोमेंटम था, और मोमेंटम अब आपने एकदम से बॉल को क्या किया? रोक लिया. तो उसका मोमेंटम सडनली, पहले तो कुछ मोमेंटम था और उसका मोमेंटम सडनली क्या हो गया? जीरो हो गया. ठीक है. अब आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली हाथ को पीछे ले जा रहे हैं. तो हाथ को पीछे ले जा रहे हैं तो टाइम को क्या कर रहे हैं? आप इंक्रीज कर रहे हैं. टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर डिक्रीज होगा तो फोर्स भी क्या होगा? डिक्रीज होगा. इसलिए आपके हाथ पे इंजरी नहीं होती. ठीक है. हाथ को पीछे ले जाने से बेसिकली आप क्या कर रहे हैं? टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं. टाइम को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है. ठीक है. क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है उस मोमेंटम को जीरो होने में.
टाइम ज़्यादा लग रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज हो जाता है, उस कारण से फोर्स भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन। नाउ सेकंड एप्लीकेशन इज हाई जंपर होता है। जो हाई जंपर होते हैं, आपने देखा होगा जब भी वो जंप करते हैं तो किसी सॉफ्ट लैंडिंग करते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग मीन्स वो तो या तो कुशन पे जंप करते हैं या फिर सैंड पर जंप करते हैं। कोई मिट्टी का कोई ढेर होता है ना, उस पर जंप करते हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो अगेन दे आर डूइंग द सेम थिंग टू प्रिवेंट एन इंजरी। देखो, जब भी कोई हाई जंपर सॉफ्ट लैंडिंग करता है ना, जैसे कुशन पर या सैंड पर, तो वो क्या होता है, उसका जो रेस्ट पर जो इनिशियली वो मोशन में था तो उसका अब वो जंप करेगा तो अगर सॉफ्ट जगह होगी तो उसको वेलोसिटी जीरो होने में टाइम लगेगा, सडनली जीरो नहीं होगा। ठीक है, अगर जनरली क्या होता है, अगर आप सिर्फ ग्राउंड पे लैंड कराए ना तो पहले कुछ वेलोसिटी होगी और सडनली उसकी जीरो हो जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं उसका मोमेंटम इनिशियली तो कुछ था और सडनली जीरो हो गया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, मोमेंटम को जीरो होने में कुछ टाइम लग रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ डिस्टेंस तक वो जाता है। मोमेंटम जीरो होने में टाइम लग रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब फोर्स जो लग रहा है वो भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ हाई जंपर। Again, we will take one example which is use of seat belts in cars. ठीक है, कार्स में जो सीट बेल्ट यूज करते हैं ना, इट्स अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो आप देखा होगा कि हर डेली इन दिनों क्या होता है, एवरी कार हैज अ सीट बेल्ट। ठीक है, वाई दे प्रोवाइड सीट बेल्ट? दे प्रोवाइड सीट बेल्ट टू प्रिवेंट इंजरीज इन केस ऑफ एक्सीडेंट। सपोज कोई कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो इनिशियली कुछ मोमेंटम होता है कार का, किसी स्पीड से चल रही है, तो जब एक्सीडेंट होता है तो सडनली वो कार क्या होती है, रेस्ट पे आ जाती है। तो उसका सडन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, क्योंकि स्पीड सडन टाइम उसकी मोमेंटम को चेंज होने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा। टाइम कम हुआ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा हो गया तो फोर्स क्या हो गया, ज़्यादा होगा। इसलिए अगर आप कार में बैठे हैं तो आपकी बॉडी पर काफ़ी सारा फोर्स लगेगा और आप क्या कर सकते हैं, उसकी कार के ग्लास को तोड़ के बाहर भी निकल सकते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं। तो सीट बेल्ट क्या होती है, जनरली आपको स्ट्रेचेबल होती है। तो ठीक है, सीट बेल्ट क्या होती है, स्ट्रेचेबल होती है। तो वो क्या करती है, आपको आगे जो फॉल करते हैं ना, उस आगे गिरने के टाइम को वो क्या करती है, थोड़ा बढ़ा देती है। तो इससे क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज हो जाता है और जो फोर्स लगता है आपकी बॉडी पे वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। इससे आपको या तो कम चोट लगती है या बिल्कुल चोट नहीं लगती। ठीक है, सो वी कैन से दैट अगेन इट्स एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू सम प्रॉब्लम्स ऑन दिस। ठीक है, सो अब इस पे कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू अ कार अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो द मास ऑफ कार इज 1500 kg। आपको क्या बोला गया है, फोर्स निकालना है। क्या, कितना फोर्स चाहिए किसी कार को जो कि रेस्ट पर है, उसको 10 सेकंड्स में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए, 30 मीटर पर सेकंड हो जाए। ठीक है, तो हमारा फोर्स कितना था, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास तो हमें गिवन है बट हमें एक्सीलरेशन गिवन नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, एक्सीलरेशन निकालेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है, 10 सेकंड। तो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इज 30 इक्वल टू u कितना है, 0 प्लस a, टाइम इज 10। तो आपका 30 इक्वल टू 10a। a कितना हो गया, 30/10। सो दिस विल गिव यू a इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका a आ गया। अब आपको मास भी पता है, कितना है मास, 1500 kg। तो फोर्स इक्वल टू कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास कितना है 1500 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना है 3। तो इसकी फोर्स की यूनिट कितनी होती, न्यूटन। सो दिस विल गिव यू फोर्स इक्वल टू 4500 न्यूटन। क्लियर, दिस इज योर क्वेश्चन। अगेन इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्टली आपको एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज इक्वेशन ऑफ मोशन to find the acceleration, then put it in the value of force equal to mass into acceleration. This is how you will proceed. ठीक है, now come to next question.
क्वेश्चन नंबर 2, आपको एक स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ किसका है? एक कार का है, और उसका मास कितना है कार का? 1000 kg, ठीक है। कार का मास कितना है? 1000 kg, उसका स्पीड टाइम ग्राफ दिया गया है। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 2 सेकंड्स। देखो ये ये एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर दिए, और जो वाई एक्सिस है वो है स्पीड को। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये लीनियर ग्राफ है, इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है स्पीड भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पीड इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पीड कांस्टेंट है, बी से सी तो स्पीड कांस्टेंट है, और सी से डी आप क्या कह सकते हैं? स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो देखो ए से बी स्पीड इंक्रीज हो रही है, जिसका मतलब एक्सीलरेशन क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पे बी से सी स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सीलरेशन कितना है? 0 है। और सी से डी क्या हो रहा है? स्पीड रिड्यूस हो रही है। स्पीड रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या है? नेगेटिव है, या फिर हम कह सकते हैं रिटार्डेशन हो रहा है। तो आपको ग्राफ रीड करना आना चाहिए, इट्स ए इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट आपसे क्या पूछा गया है? व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 2 सेकंड्स। पहले 2 सेकंड्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो हमें पता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार क्या होगा कि जो वो ए बी और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा दैट विल बी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, ठीक है। जो कर्व होती है, कर्व का टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया होता है दैट विल बी अवर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 2 सेकंड, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? एरिया ऑफ लाइन ए बी एंड टाइम एक्सिस के बीच जो एरिया आ रहा है दैट विल बी अवर डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो हम क्या कह सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, दिस विल बी अवर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 2 सेकंड। तो एरिया कितना होगा? हाफ, बेस कितना है? 2, और हाइट कितनी है? 15। सो दिस विल गिव यू 15 मीटर। तो पहले 2 सेकंड्स में कार कितनी चली होगी? 15 मीटर। अच्छा, अब आपसे पूछा है इफ द ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड एट द एंड ऑफ 5 सेकंड। देख सकते हैं आप, ये 5 सेकंड है, यहाँ से ब्रेक लगना स्टार्ट हो गया तो इसकी स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे 0 होगी 6 सेकंड पे, ठीक है। तो व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड एट द एंड ऑफ 5 सेकंड्स टू ब्रिंग द कार टू स्टॉप विद इन 1 सेकंड। तो आपसे पूछा है कि कितना ब्रेक फोर्स लगाया होगा 5 सेकंड के बाद कि कार 1 सेकंड के अंदर स्टॉप होगी। तो हमें पता है फोर्स इक्वल टू कितना होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास तो हमें गिवन है 1000 kg, एक्सीलरेशन निकालना है। तो देखो एक्सीलरेशन जो होता है वो क्या होता है? स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं? हमने पढ़ा था मोशन में, इस स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे स्लोप देखिए, तो स्लोप मतलब चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। तो वाई में कितना चेंज हो रहा है? 15 से 0, मतलब चेंज कितना हो रहा है? 15। और यहाँ पे हो रहा है एक्स एक्सिस में 5 से 6, तो चेंज कितना हो रहा है? 1 का। तो जो एक्सीलरेशन आया वो कितना आया? 15 आया, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर ध्यान दीजिए यहाँ पे स्पीड क्या है? रिड्यूस हो रही है। स्पीड रिड्यूस हो रही है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा, या फिर हम कह सकते हैं रिटार्डेशन होगा। तो क्या कहते हैं? सिंस स्पीड ऑफ कार इज डिक्रीजिंग देयरफॉर एक्सीलरेशन इज नेगेटिव। तो आपका एक्सीलरेशन कितना होगा? -15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मास कितना है आपका? 1000 kg। तो फोर्स कितना होगा? मास इंटू एक्सीलरेशन। मास है आपका 1000, एक्सीलरेशन है आपका -15, यूनिट है इसकी न्यूटन। तो आपका फोर्स आया -15,000 न्यूटन। अच्छा, अब फोर्स नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या सजेस्ट कर रहा है? तो नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि जो फोर्स अप्लाई किया है ना वो मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, ठीक है। कार तो आगे चल रही है और जो फोर्स लग रहा है वो पीछे लग रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं? द नेगेटिव साइन ऑफ फोर्स, the negative sign of force shows that the force is being applied in a direction opposite to the मोशन ऑफ कार, ठीक है। मोशन ऑफ कार के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, ग्राफिकल प्रॉब्लम, सो यू मस्ट नो हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह सकता है?
A force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration of 8 meter per second square and mass m2 and acceleration of 24 meter per second square. What acceleration would it give if both the masses are tied together? एक फोर्स है 5 न्यूटन का, तो वो एक मास m1 को तो कितना एक्सीलरेशन प्रोवाइड करता है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास m2 को कितना एक्सीलरेशन प्रोवाइड करता है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अगर दोनों मासेस को टाई कर दें तो जो 5 न्यूटन का फोर्स है वो कितना एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा, ये हमें फाइंड करना है. तो देखो फर्स्ट केस में फोर्स कितना है 5 न्यूटन, मास को हमने m1 मान लिया और एक्सीलरेशन कितना है 8. तो फोर्स इक्वल टू कितना होता है मास इंटू एक्सीलरेशन. तो फोर्स कितना है आपका 5, मास कितना है m1 मान लिया, एक्सीलरेशन है आपका 8. तो जो m1 आ गया वो आ गया 5/8 kg. ठीक है. सेकेंड केस में फोर्स कितना है 5 न्यूटन, मास हमने m2 मान लिया और एक्सीलरेशन कितना है 24. तो 5 इक्वल टू m2 इंटू 24. तो इससे आपका m2 आ गया 5/24 kg. ठीक है. अब थर्ड केस में क्या किया, दोनों मास को ज्वाइन कर दिया. तो पहला मास था 5/8, दूसरा था 5/24. तो इसका एलसीएम आया 24. तो यहाँ आपका बचा 5 इंटू 3 प्लस 5. तो दिस विल गिव यू 20/24. तो दिस विल गिव यू, ये गया 5 टाइम्स, ये गया 6 टाइम्स. तो मास m टोटल ये आ गया 5/6 kg. तो मास कितना है 5/6 kg. ठीक है. नाउ फोर्स इक्वल टू कितना होता है मास इंटू एक्सीलरेशन. फोर्स तो आपका 5 ही है, मास है आपका 5/6 और एक्सीलरेशन आपको ए निकालना है. तो 5 से 5 गया तो एक्सीलरेशन आपका आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. I hope this will be clear to you now. Now we have discussed Newton's second law of motion. In last lecture what we'll do, we will discuss Newton's third law of motion and its application. ठीक है. Thank you.